जय श्री कृष्ण बंधुओं। मैं आज आयुर्वेदिक चिकित्सा, उनके पद्धति और तौर तरीके के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं आप लोगों के सामने। हमने पिछले 10 साल में एक चीज़ देखा है कि जितने भी आयुर्वेदाचार्य या फिर हमारे समाज में जितने भी आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, इनकी चिकित्सा बहुत हद तक कारगर नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सा करना चाहते हैं, जो आयुर्वेदिक मॉलिक्यूल कंपोजिशन से संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि आयुर्वेदिक एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। ये जीवन शैली, हमारा दिनचर्या, हमारा रूटीन, सब कुछ मिला करके, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, सब कुछ मिला करके आयुर्वेदिक शास्त्र बनता है। तब जाकर कहीं ना कहीं ये आयुर्वेदिक कार्य करता है। तो मैं आप लोगों के सामने में कई पॉइंट्स आज शेयर करूंगा। नंबर 1, हमारे तीनों लोक के सबसे बड़े धन्वंतरी जो हैं वो सूर्य देव हैं। आज हमारा रहने का जो तौर तरीका है, पहले हम लोग घरों में रहते थे, अब फ्लैट में रहते हैं, जिसके वजह से हमें सूर्य देव से उनका सूर्य स्नान, सूर्य दर्शन ये सही तरीके से नहीं हो पाता है। अगर सूर्य स्नान हमें रोज़ आधा घंटा 45 मिनट रोज़ अगर ले सकते हैं, 15 मिनट सामने की तरफ से सूर्य की तरफ मुंह करके पूरब की तरफ में और पीछे की तरफ में, लेकिन ये करते हुए इस समय में कपड़ा हमारे शरीर के ऊपर नाम मात्र ही होना चाहिए, जो सम्मानजनक स्थिति में हम रहें। तो ये हमारा रोज़ का कार्य है, क्योंकि हमारा शरीर जो है पंचतंत्र से बना है। इसमें 5 चीज़ों का उपयोग हमें हर दिन हर समय करना है। नंबर 1, जल तो हम लोग पी लेते हैं। अग्नि कैसे लेंगे? तो हमें गर्म खाने के हिसाब से अग्नि लेना है अंदर में। खाना हमेशा गर्म ही खाएं, क्योंकि खाना पकने के बाद 3 घंटे तक उसमें प्राण रहते हैं। उसके बाद उसके अंदर का जो प्राण है वो ख़त्म हो जाता है। वो खाना हमारे लिए खाने के लायक नहीं रहता है। उससे हमें जो भी विषय वस्तु मिलती है वो मिल नहीं पाती है। दूसरा हो गया पृथ्वी, यानी कि भूमि। मिट्टी हमारे शरीर के अंदर में कैसे जाए? तो मिट्टी तो हम डायरेक्ट खा नहीं सकते हैं। तो हमारा अनाज जो पकता है, जैसे आपका चावल, दाल, दूध, दही जो बनाते हैं जिस बर्तन में, वो बर्तन मिट्टी का होना चाहिए। दूध जिसमें बॉईल करते हैं वो भी मिट्टी का होना चाहिए। कुकर का उपयोग ना करें, क्योंकि कुकर में खाना पकता नहीं है, फट जाता है, जिसके वजह से उसके अंदर से जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें मिलना चाहिए, जो भी चीज़ हमारे शरीर के लाभदायक होता है, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें और एल्युमिनियम के बर्तन का प्रयोग ना करें, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन से हमें दीर्घकालिक रूप में हमारे शरीर को एक रोग ही देता है। इससे लाभ कुछ नहीं होता है। तो मैं कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। तांबा या कांसा, इस बर्तन में अगर आप खाना बनाते हैं तो खाने से मिलने वाले जो उपयोग वस्तु जो बनती हैं वो हमारे शरीर को 90 से 92% मिलता है। लेकिन एल्युमिनियम में जहर ही जहर होता है। और उससे भी अच्छा है मिट्टी के बर्तन में अगर आप चावल पकाते हो या दाल पकाते हो, दूध बॉईल करते हो या दही जमाते हो, तो इससे आपको 100% जो अनाज से मिलना है वो 100% मिलेगा। और ये अगर मिट्टी के बर्तन का उपयोग या तांबा कांसे का बर्तन का उपयोग अगर आप 1 साल तक करते हो, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगले 1 साल के बाद आपके घर में उपयोग होने वाले जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन वो ख़त्म हो जाएंगे। इसका ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ने हमारे शरीर की जो रचना करी है, इस रचना के अंदर में हमारे अंदर जो सेल टिश्यूज़ हैं, यहाँ से कुछ ऐसे केमिकल जनरेट होते हैं जिससे एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल होते हैं ये। तो अगर प्रकृति ने ही हमारे शरीर में रोग को मारने वाला अगर वो दवा सारा बना दिया है, तो हमें क्या अलग से दवा का ज़रूरत है? नहीं है। आज दवा का ज़रूरत हमें इसलिए पड़ता है क्योंकि हमारे रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, हमारे दिनचर्या, हमारा ये सारा का सारा चीज़ रूटीन में नहीं है। ये सारा रूटीन जो है बिगड़ चुका है। इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे ब्रिटिशर्स और हमारे मुग़ल जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सशक्त देखते हुए उन्हें थोड़ी हिंसा हुई कि हिंदुस्तानी इतने सशक्त कैसे होते हैं। इसे दीर्घकालिक रूप में इतना जहर डाल दो इसके अंदर में, थिंकिंग थॉट्स और खान पान के तौर तरीके से, ताकि अगले साल में इसकी उम्र और इनकी सभ्यता पूरी नष्ट हो जाए। उसके बाद उन्होंने अपनी सभ्यता को स्थापित करने के लिए वेस्टर्न कल्चर को इतने हाई लेवल मार्केटिंग किए, जो हमने अपने क्योंकि थोड़े
शॉर्ट टर्म्स के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे सक्सेस हमारे आपके सामने में रखा जो हम उसमें भ्रमित हो गए और उसे अपना सब कुछ मान करके अपनी सभ्यता को भूल गए। तो मैं आपको बंधु यही चीज़ बताना चाहूँगा कि आयुर्वेदिक एक सिर्फ चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये हमारे जीवन शैली है। ये सारे रूटीन में हर चीज़ में ये काम आता है। हर चीज़ को अगर आप मिला करके देखोगे तो आपको किसी चिकित्सक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद अपना चिकित्सक बन सकते हो। जैसे हमारा सुबह से लेकर रात तक का रूटीन कैसा होना चाहिए। सुबह सबसे पहले जब उठते हैं हम लोग तो सबसे पहला जहर हम लोग लेते हैं पेस्ट के रूप में। टूथब्रश के साथ में जो पेस्ट लेते हैं, दंत मंजन जो लेते हैं, वो जहर है, क्योंकि उसमें मिठास, पहला शुगर का चीज़ हमारे शरीर के अंदर पहले सुबह सुबह स्टार्ट हो जाता है जहर जाना हमारे अंदर में। तो पेस्ट जो है थोड़ा देख करके लें, आयुर्वेदिक होना चाहिए, रासायनिक ना हो, और हो सके अगर दातुन का व्यवस्था हो तो नीम का दातुन ले, ये बेहतर है, नहीं तो आयुर्वेदिक पेस्ट ले सकते हैं। दूसरी चीज़, सुबह में हमें हमारा नाश्ता करने का जो तौर तरीका है उसमें थोड़ा हमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। वो किस तरीके से, सुबह में या तो आप जो नॉर्मल जीवन यापन करते हैं, जो स्वस्थ हैं, उनके लिए सुबह में सीज़न में हर सीज़न का जो फल आता है और उसके साथ में आप पपीता, केला, अमरूद ये सब मिला कर के ले सकते हैं, या नहीं तो इसके जगह में चना, बादाम और कच्चे मूंग का सेवन कर सकते हैं। ये आपका टमाटर नींबू के साथ में, ये सुबह का नाश्ता है। उसके बाद 12-1 बजे के करीब में दोपहर का भोजन आप पेट भर के ले लीजिए। उसके बाद दिन में और शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि चाय का सेवन ना करें, क्योंकि ये चाय भी हमें ब्रिटिशर्स ने दिया था, ये भी एक मारण रोग ही बनाता है हमारे शरीर के अंदर में। उसके बाद फिर शाम को जो है आप 5 सब्जी का या 1-2 सब्जी का सूप ले सकते हैं, या फिर कोशिश करें सूर्यास्त के पहले, सूर्य डूबने के पहले रात्रि भोजन कर लें। हो सकता है अगर आपको रात में थोड़ा भूख लगे 8-9 बजे के करीब में, तो 1 गिलास दूध ले सकते हैं, या नहीं तो सूप ले सकते हैं। और कोशिश करें जितना जल्दी से जल्दी रात को सोने का। ये टीवी, पिक्चर, ये सब चक्कर में ज़्यादा ना पड़े, इसका एक रूटीन बना लें, हफ्ते में 1 दिन ठीक है। लेकिन क्योंकि शरीर को आज के दिन का हमारा जो लिविंग लाइफस्टाइल हो चुका है, इस जीवन के भाग दौर में हमें सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का जो शक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ वो नींद से ही हम कर पाते हैं, क्योंकि योगा मेडिटेशन भी हम तो नहीं करते हैं, जो करना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आज के दिन में आप भोजन करते हो, आपको शरीर को कुछ इम्यून आपका डेवलप होता है और कुछ सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मिलते हैं। लेकिन जैसे आप स्नान करते हैं, तन को धोते हैं, अंदर के कल पुर्जे को नहीं धो पाते हैं। इसलिए योगा और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ये दैनिक रोज़ करें, आधा घंटा 45 मिनट का कम से कम करें। बहुत ज़्यादा अगर समय ना हो तो कम से कम 15 से 20 मिनट का आप जॉगिंग कर लें। उसके साथ में आपका अनुलोम विलोम, कपाल भारती, वस्तिका प्रणाम, भ्रामरी, उद्गीत, ये कुछ योग आप कर सकते हैं, जिससे आपको दीर्घकालिक बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और सांस का क्रिया से आपको छुटकारा मिलेगा, आपको हार्ट डिजीज़ वगैरह नहीं होंगे। तो ये रहा हमारा दिनचर्या और उसके तौर तरीके। आयुर्वेदिक चिकित्सा तभी काम में आता है जो उसके साथ में सिर्फ चिकित्सा नहीं, हमारे जीवन शैली में अगर बदलाव आएगा तभी जाके आयुर्वेदिक अपना जगह बना पाएगा, हमारे समाज को रोग मुक्त बना पाएगा। नहीं तो इसके सिवाय आप सिर्फ अगर इंग्रेडिएंट्स और चिकित्सा पद्धति से अगर चाहेंगे कि आयुर्वेदिक आपके शरीर में काम करेगा तो ये संभव नहीं हो पाएगा आज के दिन में, क्योंकि एलोपैथ के माध्यम से हमारे शरीर में इतने जहर भरे गए हैं। बच्चे पैदा होने के माँ के गर्भ में जब से आते हैं तभी से हमें औषधि गुण हमारे शरीर में डाल दिया जाता है एलोपैथिक का, जिसके वजह से हम जन्मजात रोगी बन जाते हैं। ये रोग से हमें कभी भी छुटकारा नहीं मिल सकता है और मानसिक विकलांग बन जाते हैं हम, क्योंकि आज कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो स्वस्थ ना बना सके। आयुर्वेदिक पद्धति से जो है हर रोग का चिकित्सा संभव है, लेकिन उनके तौर तरीके आपको बदलने होंगे, जीवन शैली बदलनी होगी, रहन सहन बदलना होगा, कुछ तौर तरीके आपको अपने जीवन में अपनाने होंगे। तो ये है आयुर्वेदिक के गुण। एलोपैथ एक ऐसा चिकित्सा है जो दीर्घकालिक समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। ये
छोटे छोटे समय के लिए होता है, कुछ देर के लिए होता है, ये इससे समस्या का समाधान होता ही नहीं है। और दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग आज एलोपैथ के कितने गुलाम बन चुके हैं, उसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जब एक हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उस बच्चे को एक खूंटे के साथ में रस्सी के सहारे या लोहे के सिक्कड़ के साथ में बांध दिया जाता है। वो हाथी धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो मन से ये स्वीकार कर लेता है कि ये सिक्कड़ और रस्सी, ये खूंटे को मैं तोड़ नहीं सकता हूँ, जिसके वजह से वो मानसिक विकलांग बन जाता है। और वो जीवन भर ये अपने मन में ये मान लेता है कि मैं इस खूंटे को कभी तोड़ नहीं सकता, और वो वहीं पे बंधा रहता है। इसलिए मानसिक विकलांगता हमें त्यागना होगा। हर चीज़ संभव है, क्योंकि प्रकृति ने इस चीज़ में अपने अंदर इतने सारे प्राण भरे हैं। इन सारे प्राण को अगर उपयोग करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आज हम 60 से 65-70 साल में अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दिनचर्या और जीवन शैली का तौर तरीके के वजह से ये चीज़ होती हैं। हम 100 साल भी ज़िंदा रह सकते हैं, 100 साल 200 साल भी ज़िंदा रह सकते हैं। जीवन का कोई उम्र नहीं होता, हाथ के लकीर में कोई उम्र लिखी नहीं होती है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक कपड़े, हम जो वस्त्र पहनते हैं अपने शरीर में, वो वस्त्र का रंग जब धुंधला हो जाता है, कॉलर फट जाती हैं, तो हम उसे फेंक देते हैं, नहीं पहनते हैं। तो ये शरीर, हमारा तन जो है आत्मा का शर्ट ही है, ये कपड़ा ही है। ये आत्मा को जब हमारा शरीर नहीं सहन कर पाती है, नहीं ढो पाती है, तो ये आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाती है। तो मित्रों, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपने जीवन पद्धति में थोड़ा बदलाव लाएं। जानता हूँ कि आज के जीवन के भाग दौड़ में बहुत कुछ संभव नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर हम प्रयासरत रहेंगे तो शायद इस जंग से हम जीत सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो उद्देश्य, और हम शिखर तक पहुंच सकते हैं, हमारा उद्देश्य सफल होगा। तो सर, आज के लिए इतना ही बहुत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।